तो हाँ जी भाई साहब, आप सभी के सामने ये हमारा भारतीय पॉलिटी का लेक्चर 2 है। आप सभी ने काफी प्यार दिया था हमारे फर्स्ट लेक्चर जो हमने पॉलिटी का लाया था, और उसमें आपको भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसे काफी आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया था। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब भी आप मेरा लेक्चर देखें तो एक बार जो या तो घटना चक्र की, नहीं तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक भी लगाने का प्रयास करें, ताकि एग्जाम में बैठने से पहले आपका सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आप बने रहिएगा। ये जो हमारा आज का लेक्चर है, आपको इस पे लिखा हुआ है बीबीआई, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो पढ़ाने का मेथड है वो काफी यूनिक है। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो काफी आसान है। मैं बिल्कुल आसान तरीके से इसको टेबल के फॉर्म में बनाया हूँ। आपको भी सेम इसी तरीके से इसको पढ़ना है। 1 से 2 बार अगर इसे आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाएगा। का संविधान जो है वो आंतरिक और बाह्य स्रोतों का मिश्रण है। मतलब भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में इसमें कुछ जो आंतरिक स्रोत हैं, जैसे भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। आपको आगे मैं बताऊंगा अभी कि अभी के डेट में जो 395 आर्टिकल है, 395, उनमें से 250 जो आर्टिकल है वो डायरेक्ट लिया गया है भारत शासन अधिनियम से। और इसमें क्या है ना, बाहरी स्रोत है। बाहरी स्रोत के तात्पर्य ये है कि हमने विभिन्न देशों के जो संविधान था, जैसे ब्रिटेन हो गए, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, आयरलैंड हो गया, उनके संविधान से हमने कुछ स्रोतों को अपने संविधान में इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया है। मतलब उसको एज इट इज कॉपी नहीं किया है, बल्कि उसमें कुछ ऐड करके भारत के संविधान में लेने का काम किया है। तो आप बने रहिएगा और वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। फर्स्ट है हमारा भारत शासन अधिनियम। आपको पता है किसी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में काफी अधिक समय तक व्यापार के लिए स्टार्टिंग में आई थी, बट यहाँ पे शासन करने लगी। और उसके लिए जो 1857 के क्रांति के बाद जो कंपनी का शासन था वो अंग्रेज की क्राउन के हाथ में चला गया। और वहां से समय समय पे जो कंपनी का शासन व्यवस्था था उसे कंट्रोल करने के लिए अधिनियम लाए। उसी में से एक महत्वपूर्ण अधिनियम कौन है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो भारत शासन अधिनियम से जो संविधान में कुल 395 जो अनुच्छेद है, उसमें से 250 अनुच्छेद डायरेक्टली लिए गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के संविधान में सबसे अधिक जो है कौन सा अधिनियम या कहां से लिया गया है भारत के संविधान में सबसे अधिक, तो भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि इससे डायरेक्टली 250 अनुच्छेद भारत संविधान में समाहित किया गया है। सेकेंड है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन से आपको पता है कि भारत पे काफी अधिक समय तक ब्रिटेन का शासन रहा था, या ब्रिटेन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन की थी। इसके वजह से जो भारत का संविधान है उस पे ब्रिटेन का काफी अधिक प्रभाव है। इसे हम याद कैसे करेंगे? तो एक टेबल बनाएंगे, टेबल में हम पहले लिखेंगे क्या, तो ब्रिटेन से ऐसा कौन सा मुख्य स्रोत है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसे याद करना काफी आसान है। जैसे फर्स्ट वन क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, जैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अभिन्न अंग हैं, उसे कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। सेकेंड वन हमारा है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार मतलब जो संसद है उसे बहुत सारा विशेष अधिकार दिया गया है, वो कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और थर्ड वन में है एकल नागरिकता। जैसे आपको भी पता है कि अमेरिका में क्या है? डबल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे देश भारत में एकल नागरिकता है। यह प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और फोर्थ वन हमारा है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। जैसे हमारे भारत देश में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है। मंत्रिमंडल जिसके प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, ये सब अलग अलग होते हैं। ये प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो 4 इंपॉर्टेंट जो है, इसे याद करना, देखिए कितना आसान है। फर्स्ट वन क्या हो गया आपका? संसदीय शासन व्यवस्था। दूसरा क्या हो गया? संसदीय विशेषाधिकार। थर्ड वन एकल नागरिकता। और फोर्थ वन मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो इस प्रकार आप एक बार नोट करके और बिना देखे एक बार माइंड में रिवाइज करना, उसके बाद आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। सेकंड जो हमारा है वो यूएसए के बारे में। हमने यूएसए से कौन सा, यूएसए इसका नाम था अभी अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या अपने संविधान में लेने का प्रयास किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है मूल अधिकार, मूल अधिकार के बारे में। सेकंड वन है संविधान की सर्वोच्चता।
संविधान की सर्वोच्चता। थर्ड वन में है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वहां पे न्यायपालिका का काफी महत्व है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उसके बाद है न्यायिक पुनर्विलोकन, फिर है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। ये सारे चीज जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक बार और हम लोग उसको याद करेंगे। फर्स्ट वन क्या हो गया, मौलिक अधिकार। मतलब जिस प्रकार से मुझे याद है आपको भी आसानी से याद हो जाएगा अगर आप कॉपी में इस तरह से टेबल बना के एक साथ याद करेंगे तो फर्स्ट वन क्या हो गया, मौलिक अधिकार। सेकंड वन क्या हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। थर्ड वन न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया। उसके बाद क्या हो गया अपना, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। तो इस प्रकार हमें ब्रिटेन से और अमेरिका से दो जो महत्वपूर्ण था हमें बिल्कुल आसानी तरीके से, बिल्कुल आसानी से याद हो गया। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा क्या है, कनाडा। तो कनाडा से अगर हम समझेंगे तो कनाडा जो है अमेरिका के जस्ट ऊपर में है, मतलब कनाडा का जो भौगोलिक अवस्थिति है वो अमेरिका से नॉर्थ में है। तो कनाडा से क्या लिया गया, संघात्मक व्यवस्था। जैसे भारत जो है वो संघ मतलब मल्टीपल राज्यों से होकर बना है, और एक हमारा मतलब फर्स्ट वन हो गया संघात्मक व्यवस्था, सेकेंड वन हो गया शक्तियों का विभाजन। जैसे किस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है, वो उसका प्रावधान हम लोग कनाडा के संविधान से लिए हैं। और तीसरा हमारा हो गया आपसी शक्तियां केंद्र के पास। शक्ति का जब विभाजन होगा तो कुछ ऐसे होंगे जिसका विभाजन नहीं हो पाया, तो सारी शक्ति जो है वो रहेंगे किसके पास, केंद्र के पास रहेगा, मतलब संघ के पास रहेगा। फिफ्थ वन हमारा है क्या, आयरलैंड। आयरलैंड से जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा था सीधे क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसको हम लोग बिल्कुल हाईलाइट करेंगे, स्टार मार्क लगा दे रहा हूं। आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। आप सभी को पता है कि हमारा भारत के राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, और जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ये हमारे लोकसभा के जो स्पीकर, स्पीकर महोदय लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर कहलाते हैं। वो जो संयुक्त बैठक होती है, अब शायद आर्टिकल 108 आर्टिकल 108 के अंतर्गत उसकी अध्यक्षता का अधिकार किसे है, तो स्पीकर को है। ये भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान दो इंपॉर्टेंट है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, इसे आगे मैं बताऊंगा काफी आसान तरीके से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य वो होते हैं जो किसी भी क्षेत्र में विशेष, उनको विशेष ख्याति प्राप्त है, जैसे कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में इत्यादि। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसे केवल एक ही है जो याद करना है हमको। दक्षिण अफ्रीका के नाम लाते ही आपके माइंड में एबी डिविलियर्स आना चाहिए, सॉरी। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिया है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। वो आर्टिकल 368 में दिया गया है। फ्रांस, आपको फ्रांस जब से ही याद आएगा तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसमें तीन जो महत्वपूर्ण शब्द थे, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। कौन, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीनों जो है शब्द, ये हमारे संविधान में फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट है गणतंत्र की अवधारणा। गणतंत्र की अवधारणा भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और गणतंत्र की अवधारणा मतलब ये होता है कि जो भारत एक गणतंत्र प्रदेश है, मतलब यहाँ के जो भी संविधान में जो भी पद हैं उनमें गणतांत्रिक व्यवस्था से उस पद का निर्धारण होगा। मतलब अब राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है, ए बी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का जो शक्ति प्राप्त है वो बी द पीपल ऑफ इंडिया को है, मतलब भारत के नागरिक को प्राप्त है। तो भारत के हर नागरिक तय करेंगे कि हमारा देश कौन चलाएगा, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो सर्वोच्च पद है उस पर कौन आसीन होगा। तो इस प्रकार हमारा भारत जो देश है वो गणतांत्रिक है। और एक गणतंत्र का जो अवधारणा है वो कहां से लिया गया है, तो फ्रांस से, फ्रांस देश से लिया गया है। एट हमारा है कौन, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे ही आपको याद आएगा तो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन
तो गाइज आप देख पा रहे होंगे कि जो आयरलैंड है, आयरलैंड देश है, इनके संविधान से हमने क्या लिया है। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, जो अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सेकंड वन क्या है, राष्ट्रपति। तो गाइज आपको पता है आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करने का प्रावधान लिया गया है। वो 12 जो सदस्य होंगे वो किसी विशेष क्षेत्र में काफी चर्चित होंगे, काफी पॉपुलर होंगे, जैसे कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। तो ये हमारे देश के संविधान में आयरलैंड के संविधान से ये जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से केवल एक आपको याद रखना है, संविधान संशोधन, जो आर्टिकल 368 में है वर्णित। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, केवल एकमात्र संविधान संशोधन। फ्रांस से, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी गाइस, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय जो 3 मुख्य शब्द थे वो काफी पॉपुलर हुए थे। फर्स्ट क्या हुआ था, तो स्वतंत्रता, दूसरा हुआ था बंधुता, तीसरा हुआ था समता। तो 3 शब्द आपको याद रखना है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व या बंधुता। ये तीनों शब्द जो लिए गए हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं। और एक और लास्ट में है गणतंत्र। हमारा देश एक गणतांत्रिक प्रदेश है, मतलब हम एक गणतंत्र देश में निवास करते हैं। गणतंत्र का तात्पर्य ये है कि संविधान में जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो संविधान की जो शक्ति है वो भारत के नागरिक को प्राप्त है। मतलब जो संविधान के अकॉर्डिंग सर्वोच्च पद है उस पे जो बैठेंगे, जो उसका अध्यक्ष होंगे, वो हमारे देश के नागरिक तय करेंगे। इसका मतलब हमारा देश एक गणतांत्रिक प्रदेश है। यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं होगा। मतलब हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है संविधान के अकॉर्डिंग वो वंशानुगत नहीं होंगे, वो देश के जनता तय करेंगे। उसके बाद हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन मतलब संयुक्त अधिवेशन पहले बुलाएगा कौन, तो वे राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसका अध्यक्षता कौन करते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करते हैं। तो वो करते हैं लोकसभा का स्पीकर, जिसे हम स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। मतलब सब बुलाने का कार्य किसका है, तो भारत का राष्ट्रपति का। और इसका अध्यक्षता करने का कार्य किसका है, तो स्पीकर का। उसका उद्देशिका का भाषा, मैं आपको प्रस्तावना में भी इसको बताया था। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और एक और है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लास्ट में हमारा है जर्मनी। जैसे ही जर्मनी आपको मिले, देखने को मिले, तो आपके माइंड में डायरेक्ट हिटलर की तस्वीर आना चाहिए। हिटलर मतलब एक तानाशाह मतलब वो हमेशा युद्ध में लगा रहता था। मतलब कभी भी आपात स्थितियां आ जाती थी तो आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार है वो स्वतः स्थगित हो जाते हैं। इसकी प्रावधान कहां से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ये हमारा वर्णित कितना में है, आर्टिकल 352 से 356 तक आर्टिकल में वर्णित है। मतलब ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन माना जाएगा। एक और हमने अलग से छोटा सा लिखा है रसिया के बारे में, सोवियत संघ जिसको पहले बोला जाता था प्राचीन काल में, रूस। तो रूस से हमने क्या लिया है कि मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा। मौलिक कर्तव्य जो कब लिया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है भारत के संविधान में। वो रूस से लिया गया है, जिसका पहले नाम यूएसएसआर था। इसमें मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कब लिया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976। और एक और याद करेंगे, पंचवर्षीय योजना, जो 5 इयर्स प्लान जो होता है, जो हमारे देश में इंप्लीमेंट है शुरुआत से ही, 5 इयर्स प्लान, इसका प्रावधान भी रसिया से लिया गया है। तो गाइस आप देखेंगे कि काफी आसान तरीके से हमने जो संविधान का स्रोत है उसे बताने का प्रयास किया हूं। इससे आप बिल्कुल इसी तरह से टेबुलर फॉर्म जो पीछे दिख रहा होगा, आपको एक साइड में देश लिखना है, दूसरे साइड में उस देश से क्या प्रारूप लिया गया है हमारे संविधान में, उससे खुद ब खुद ब्लैंक करके आपको भरने का प्रयास करना है। और बिल्कुल आपको आसानी से याद करना है। 1-2 बार अगर इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो जैसे मुझे याद है आपको भी बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। और बहुत अधिक चांसेस है कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिले।
जैसे आपसे कोई पूछेगा कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन का काफी अधिक प्रभाव था हमारे देश पे, क्योंकि देश के आजादी होने तक हमारे देश पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसका प्रभाव अधिक होगा। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीजें ब्रिटेन से लिया गया है। उसी प्रकार से अगर रहेगा अमेरिका से क्या लिया गया है, तो आपको पता है कि अमेरिका का संविधान काफी बड़ा है। तो संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति एवं महाभियोग, पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सारी चीज जो है वो यूएसए का संविधान से लिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे मुझे याद है आपको भी बिल्कुल आसान तरीके से याद होगा। अगर आप इस यूनिक मेथड को अपनाएंगे तो बिल्कुल आपको 2 टेबल बनाना है और आपको खुद से फिलअप करना है, तो बने रहिएगा। तो गाइज इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि जब 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत को अंतरिम सरकार का गठन करने का मौका मिला था, तो उस समय जो मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल हुए थे, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। उससे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे हम देखेंगे। जैसे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कब किया गया था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। और इस समय जो है मुस्लिम लीग, इस समय इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए थे, मतलब मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए थे, हालांकि उनके शामिल होने का विकल्प खुला रखा गया था। फिर जब सरकार की पुनर्गठन होती है तो डेट इंपॉर्टेंट है, 26 अक्टूबर 1946। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया जाता है, तो उस समय मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो थे, मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि को कैबिनेट में शामिल किया जाता है। वो 5 प्रतिनिधि कौन थे? 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उनके बारे में हम पूरा मंत्रिमंडल के बारे में एक बार अध्ययन करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो इनको विदेश मामलों का भी दायित्व सौंपा गया था, और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जहां से पूछता है सरदार वल्लभ भाई पटेल से, जो उस समय क्या थे, गृह मंत्री थे। और गृह मंत्री इन्होंने कैसे हैदराबाद रियासत को भारत संघ में शामिल किया था, कैसे जूनागढ़ रियासत को शामिल किया था, कैसे कश्मीर के जो राजा थे उनसे विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके अपने भारत का अभिन्न अंग बनाया था। तो गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ ही साथ इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी जिम्मेवारी दी गई थी। तीसरा है सी राजगोपालाचारी, वो शिक्षा मंत्री बने थे अंतरिम सरकार में। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। फिर हम जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे 5, उनमें से एक थे कौन? लियाकत अली को उसमें वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। एक और थे मुस्लिम लीग के सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल, उनको विधि विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। फिर थे मुस्लिम लीग के गजनफर अली खां को स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ मिनिस्ट्री दिया गया था। एक और थे मुस्लिम लीग के आई चुंदरीगर, इनको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। और अब्दुल रब नस्तर, इनको संचार, डाक एवं वायु, ये विभाग सौंपा गया था। तो टोटल 5 होगा, लियाकत अली, योगेंद्र नाथ मंडल, गजनफर अली खां, आई चुंदरीगर और अब्दुल रब नस्तर। इस प्रकार 5 जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनको इसमें रेड स्टार मार्क किया गया। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री और आसिफ अली, इनको मिला था कौन? रेल मंत्रालय। आसिफ अली रेल मंत्रालय। एक इसमें आपको स्टार मार्क लगाना है, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको कौन सा विभाग मिला था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। जब भी बिहार रिलेटेड एग्जाम हो तो ऐसा ज्यादा उम्मीद होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन पूछेगा। बलदेव सिंह थे, उनको रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। जगजीवन राम ये भी बिहार से थे, इन्हें श्रम मंत्रालय का प्रभार मिला था। तो इस प्रकार अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और इसी प्रकार से 1-2 बार अगर रिवीजन कर पाएंगे, जैसे आप मेरे साथ आएंगे तो जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम सरकार इनके नेतृत्व में गठन हुआ था, उनको विदेश मंत्रालय एवं राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों का प्रभार मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो गृह मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण का प्रभार मिला था। अगर आप 1-2 बार इसको रिवीजन करेंगे तो आपको याद करना काफी आसान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से समझेंगे
और इसका नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जाम के टाइम में आपको एक बार रिवाइज करके एग्जाम में बैठना है। और हाँ, अगर आपके पास घटना चक्र का कोई ऑब्जेक्टिव का बुक हो या लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक हो, उसे लगाने का प्रयास करें। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो भारत का इंडियन पॉलिटी का लेक्चर फर्स्ट था, उसमें हमने जो संविधान निर्माण में जो समितियां थी उसके बारे में पढ़ा था। और इसमें हम एक इम्पोर्टेंट, जहां से आपको पता होगा ना कि भारत का जो संविधान है उसे जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को। तो ये कौन थे, आखिर इनका इनका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो संविधान निर्माण प्रक्रिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, जिनके सामने BN राव थे। BN राव ने इनके इस प्रारूप समिति के सामने अपना संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसे प्रस्तुत किया और इस प्रकार संविधान बनके तैयार हुआ। तो इस संविधान निर्माण प्रक्रिया में प्रारूप समिति, जो प्रारूप समिति है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कुल कितने सदस्य हैं। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य हैं। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं, तो 7 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और बाकी इसके सदस्यगण थे। इसके सदस्य में एक अध्यक्ष हो गए और बाकी 6 सदस्य हैं। टोटल मिला के 7 कुल सदस्य हो गए। तो इसको हम आसानी से बिल्कुल याद करेंगे। तो पहले सदस्य कौन हो गए, अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे हो गए N गोपालास्वामी अयंगर। फर्स्ट के हो गए N गोपालास्वामी अयंगर। उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद डॉक्टर KM मुंशी। उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। फिर कौन थे, N माधवराव। N माधवराव एक ऐसे सदस्य थे जो पहले इनके स्थान पर थे BL मित्र। BL मित्र जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था अपने स्वास्थ्य कारणों से। जब BL मित्र ने अपने स्वास्थ्य कारण से त्यागपत्र दिया था तो उनके जगह पे कौन सदस्य बने थे, N माधवराव। उसी तो एक और सदस्य जो है TB कृष्णामाचारी, उन्होंने 1948 में DD खेतान की मृत्यु के उपरांत इन्हें प्रारूप समिति में स्थान मिला था, TB कृष्णामाचारी को। तो इस प्रकार जो 7 सदस्य हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे अलग से याद किया, अलग से बताने का प्रयास किया हूं, ताकि जो प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाकी के जो सदस्यगण हैं उससे एक बार आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, और आपको ऑप्शन देकर फंसाएगा। तो अगर आप इसको 1-2 बार देख लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से उसे बना पाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 1 था पहले, उससे भी देखिए। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा और आगे हमारा कंटिन्यूअस वीडियो आएगा जिसमें हम, तो गाइज आगे का जो लेक्चर आएगा इसमें हम भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आप देखते जाना, इसे याद करना काफी आसान है। फिर अनुसूची, जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, अनुसूची के बारे में, तो स्टार्टिंग में टोटल 8 अनुसूचियां थी, इसमें 4 ऐड हुआ बाद में। अभी के डेट में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। इसे भी बिल्कुल आसानी से याद कर पाएंगे, अब वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद टोटल अनुच्छेद कितने हैं, तो टोटल अनुच्छेद हैं 395। क्रमांक से अभी भी 395 ही है, लेकिन गणना से अगर देखेंगे तो ये 495 प्लस हो गए हैं, लेकिन जो हमको क्रमांक से है 395, इसे भी बिल्कुल इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी या इन द फॉर्म ऑफ टेक बिल्कुल आसानी से याद कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आगे का जो पोर्शन है उसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आपने फर्स्ट वीडियो को काफी प्यार दिया था और मेरा ऐसा मानना है कि आप इस वीडियो को भी काफी प्यार देंगे। और हाँ, इस नेक्स्ट वीडियो को बनाने में काफी समय लगता है, काफी एनर्जी लगती है, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे जब भी देखें तो कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।